आई है उसमें स्पर्म के अंश नहीं मिले हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि सरकार ने दबाव डाल करके रिपोर्ट बदलवा दी है। हाथरस में धारा 144 लागू है, मगर जब उस पीड़िता के तरफ से केस लड़ने के लिए वहां पर एक वकील जाती है तो उसे रोक दिया जाता है। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर के हाथरस हो रही है और इस वक्त मैं इन तमाम चीजों के हर पहलुओं को समझने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ में तमाम पार्टियों के प्रवक्ता और नेता भी जुड़ेंगे। हमारे साथ फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। कपिश जी, जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर के अलग अलग जगहों से सामने आई, पुलिस का आरोप यह है कि आप लोगों ने इजाजत नहीं ली, वैश्विक महामारी एक्ट के खिलाफ आप लोगों ने काम किया, इसलिए पुलिस को मजबूर होकर के यह सब कुछ करना पड़ा। देखिए जब्बार भाई, योगी जी की पुलिस पूरी तरीके से तानाशाही पूर्वक, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करके हमारे कार्यकर्ताओं का इन्होंने सर भी फोड़ा है, हाथों पे किया बरसाई। जहां तक इनको अग्रिम आदेश की बात है, अप्लाई किया जाता है, ये कहां देते हैं। दूसरी चीज, आज बापू की जन्मतिथि है, हम लोग वहां पे जाकर के एक सत्याग्रह करना चाहते थे, मौन व्रत करके वहां पे बैठना चाहते थे और उस बिटिया के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर करना चाहते थे, शासन प्रशासन से न्याय की मांग करना चाहते थे, वो भी मौन व्रत के रूप में। तख्तियां लेकर के पूरी पेंडेमिक एक्ट के तहत जो हमारी सरकारों ने ये दिया है, फरमान दिया है, मास्क लगा करके, आगे जो है हेलमेट पहन करके, वो सारी चीजें हमारे कार्यकर्ता कर रहे थे। और आपको बतावें, धारा 144 सीआरपीसी गैर विधिक अगर जमाव का कोई सदस्य होता है उस पर लागू होती है। तो ये बतावे योगी सरकार की कैसे गैर विधिक ये जमाव हो रहा था। दूसरी चीज आप देखिए, हम छोटे छोटे टोली पहुंच रहे थे, हम अपनी संवेदनाएं देना चाहते थे, बापू की प्रतिमा के सामने मौन व्रत रखना चाहते थे। आजाद भारत के आजाद प्रांत की इस पुलिस ने वो बर्बरता, वो अत्याचार किया है जो शायद अंग्रेजों की पुलिस भी नहीं करती। ये बहुत दुखद स्थिति है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी को हाथों पे चोट आई है, पीठों पे चोट आई है, लाठियों से मारा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को लहूलुहान किया गया है, महिलाओं कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्ण तरीके से उन्हें ठूस करके ले जाया गया, उन्हें जमीन पे गिराया गया। इससे ज्यादा शर्म की बात योगी सरकार के लिए क्या हो सकती है कि एक बिटिया की न्याय की मांग करने पे, न्याय की मांग करने वालों के साथ आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है उसके साथ आपके डीएम इस तरीका का बर्ताव कर रहे हैं जो अशोभनीय है, असंवेदनशील है। तो आप किस तरीके की सरकार चला रहे हैं? आपने तो पूरा जंगल राज कायम कर दिया है। मगर विरोध प्रदर्शन करने का वैश्विक महामारी के बीच में जो कायदे कानून है, क्या आपको नहीं लगता उसका भी उल्लंघन हुआ? कल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ साथ में राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर हुई। कहा यह गया कि महामारी के बीच में लोगों की जिंदगियों को संकट में डालने जैसी स्थिति हो जाती, इसलिए हमने उनको नहीं जाने दिया और इसलिए एफआईआर दर्ज की गई। तो वही चीज तो लखनऊ में भी वो लोग दलील के तौर पर ले रहे हैं, पुलिस और प्रशासन के लोग। जब्बार भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि पैंडेमिक एक्ट जो लागू कराने की ये बात करते हैं, इनको खुद सोचना चाहिए कि आप अगर अत्याचार करेंगे तो हम लोग लोकतंत्र के अंदर शांति मौन प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। आप वहां पैंडेमिक एक्ट में लगा के गिरफ्तारी करेंगे। आप हमें बताइए, पूरा देश खोल दिया गया कि नहीं खोल दिया गया? आपने सबसे पहले शराब को खोला कि नहीं खोला? शराबियों की वजह से आप अपनी अर्थव्यवस्था बचा रहे थे, -23.9% की आपकी अर्थव्यवस्था चली गई। 1 लाख लोग की जान जा चुकी है। ना आपने मानव की जाने बचा पाए, ना आप देश की जीडीपी बचा पाए। आप किस तरीके की सरकार चलाना चाहते हैं? आप अत्याचारी सरकार है। आप जानबूझ करके दिखाते हैं। मैं आपके विरोध प्रदर्शन या सत्याग्रह पर सवाल नहीं उठा रहा हूं कपिश श्रीवास्तव जी, मगर उसका जो दूसरा पहलू है, उस दूसरे पहलू को अगर ध्यान से देखें, वैश्विक महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग भी एक बड़ी एडवाइजरी और गाइडलाइंस के तौर पर है। उसकी धज्जियां भी उड़ी हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और पुलिस को 2 अहम बिंदु,
एक ये कि धारा 144 लगी हुई है जहां पर 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। दूसरी, इस वैश्विक महामारी एक्ट के खिलाफ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में वहां पर एक साथ इकट्ठा हुए, इसलिए पुलिस का तर्क यह है कि हमने बल का प्रयोग किया क्योंकि हमने वहां से शुरू से उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग हटने को तैयार नहीं थे। मगर इन तमाम चीजों के बीच में जो हंगामा मचा हुआ पूरे देश के अंदर, जो आक्रोश है पूरे देश के अंदर, जिस तरीके से एक जघन्य अपराध होता है और उसमें एक के बाद एक जिलाधिकारी हो, एसपी हो, पुलिस के अधिकारी हो या फिर प्रशासनिक अमले के लोग हो, हमने आपको तस्वीरें दिखाई कैसे डीएम उस पीड़ित परिवार को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से वो कह रहे हैं एडीएम मीडिया के साथ में बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि हाथ है, पाबंदी एक शख्स के लिए भी है। ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के स्थिति क्या दिख रही है? हमारे साथ में कई सारे खास, क्या हर मामले में ऐसे ही रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है? त्वरित कार्रवाइयां भी होती हैं। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि जैसे ही किसी की लापरवाही, किसी की गलती, किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं, फौरी तौर पर उनका निलंबन होता है या फौरी तौर पर उनको हटाया जाता है फौरन। क्या इंतजार करें हम? कपिल श्रीवास्तव जी। जबार भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जबार भाई, सबसे पहली चीज ये है कि जब हमारा मुंसफी कातिल हो तो आप किससे न्याय की उम्मीद करेंगे? महंत योगी आदित्यनाथ जी जो है, ये पुलिस प्रशासन को संभाल नहीं पा रहे क्योंकि अनुभवहीन है और उसका लाभ पुलिस उठा रही है। क्या बिना इनके इशारे के कारण काम हो रहा है? क्या कोई जिला अधिकारी या एडीजे, जिस तरीके की बात एडीजी साहब कर रहे हैं, शर्मिंदगी आनी चाहिए इन्हें। इनको लॉ की जानकारी नहीं है। मैं इसमें लीगलिटीज आपको बताता हूं। जो जस्टिस वर्मा आयोग ने संशोधन किया आईपीसी और एविडेंस एक्ट के अंदर, उसमें जो ये घटना घटी है 376C की घटना है और मृत्युकालिक कथन इसके साथ बच्ची ने दिया है, डाइन डिक्लेरेशन है। दूसरी चीज इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो ये कि सबूत का भार अब उसके ऊपर है, जो अभियुक्त होगा उसे साबित करना पड़ेगा कि उसने ऐसा काम नहीं किया है। तो यहां तो सरकार खुद ही पहले ही उसकी तरफ से खड़ी है, तो कितनी गलत बात। एडीजी साहब ने जो ये बात कहा कि उसमें जो है वो स्पर्म नहीं पाए गए, तो आप हमें बताइए 376 के अंदर सिर्फ इतना ही काफी है कि अगर पेनिट्रेशन करने की कोशिश की गई हो, यानी कि अगर पेनिट्रेशन नहीं हुआ है तो भी बलात्कार माना जाएगा, कोशिश की गई हो। तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्हें लॉ की क्या चीज की जानकारी है नहीं। ये तो पूजा पाठ वाले आदमी थे, एक हिंदू मुख्यमंत्री एक एक करके बिंदुओं पर समझते हैं। क्या ये रिपोर्ट जो सामने आई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, दोनों ही रिपोर्ट झूठी है? इसमें कहीं तो रहा नहीं है। सरकार तो एकदम मिली, सरकार के मंशा के अनुरूप रिपोर्ट बदली गई है। आप हमें बताइए कि 376C इस पर लगी हुई है और इस पर मृत्युकालिक कथन है, और कितने दिन के बाद आप मोटोजुआ फाइन करेंगे, वजाइना में मिलेगा। ठीक है, लड़की को सजाया भी इसीलिए गया है कि दोबारा उसकी जांच की जा सके। विपक्षी दलों के लोग सवाल उठा रहे हैं, बल्कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं, कोर्ट की रूलिंग्स है, कोर्ट की गाइडलाइंस है कि बलात्कार किन किन चीजों के लिए बलात्कार का केस लगेगा। बहुत सारी इसमें चीज है। स्पर्म का पाया जाना या ना पाया जाना ये साबित नहीं करता है कि बलात्कार हुआ या नहीं हुआ है। उस रिपोर्ट में अगर ये कहा गया कि उस पर स्पर्म नहीं मिले, क्या उसके आधार पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये साफ कर सकते हैं कि साहब बलात्कार तो हुआ ही नहीं? वहां पर तो जातीय हिंसा फैलाने की साजिश। पाटीदार की जांच में जो एसआईटी ने कह दिया कि व्यापारी ने आत्महत्या की है, आप तो जैसी जांच है वैसी जांच कराते हैं। सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे? न्यायिक जांच क्यों नहीं करा रहे? आपको तो न्यायिक जांच करानी चाहिए और आपकी फर्ज पिटवा रहा है। आपकी जो करने का कोई भी अवकाश नहीं है। ठीक है, आप लोगों से बचाऊंगा प्लीज, थोड़ा सा चर्चा की गरिमा को बनाए रखिए। थोड़ा सा राजेश तिवारी जी के पास मैं एक सवाल लेकर के आऊंगा। कपिश जी, एडीजी के मुताबिक जातीय हिंसा की साजिश की गई थी वहां पर और इसीलिए पुलिस ने सबको वहां से जाने से रोक दिया। अब सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कपिश जी, पहली चीज तो जातीय हिंसा का सवाल ही पैदा नहीं होता है।
इनकी पुलिस तो वहां पर इस तरह से कूचे कूचे पे पड़ी हुई है कि लोगों को निकलने नहीं दे रही है। मीडिया कर्मी तक नहीं जा पा रहे हैं। अकेला मीडिया कर्मी भी जाने की कोशिश करता है तो उनको रोक दिया जाता है। और डीएम साहब तो उल्टा धमकी दे रहे हैं। उनके ऊपर कब आप ये कानून लगाएंगे? वो तो सीधा धमकी दे रहे हैं कि मीडिया वाले चले जाएंगे, हम ही रहेंगे। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये ऑनर किलिंग की गई है। आप बताइए, अभी आपके ही न्यूज में ये सारी चीजें आई थी कि ये इसको दूसरा एंगल देना चाहते हैं। एसआईटी पे इनके कैसे कोई विश्वास करे? अभी आप मोहबा के अंदर जो एक व्यापारी के हत्या का मामला था, मणिलाल पटीदार के ऊपर, जो इनके एसपी हैं, वो अभी कोरोना में अंदर थे और बिना 17 दिन तक कोई भी उनसे बयान नहीं लिया गया। और मृतकालीन कथन था उस व्यापारी का। 2 दिन पहले उसने कहा था कि इन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी है, 6 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की है। और उसमें कह दिया गया व्यापारी ने स्वयं आत्महत्या की है और चलती हुई गाड़ी में, क्या कोई गलती है? चलती हुई गाड़ी में खुद को गोली मारेगा? ये सोचने वाली बात है। और विश्वास करें, हमें आहत कर रहे हैं। कौन योगी जी के ऊपर हमें आहत कर रही है। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद हमारी कपिल श्रीवास्तव जी एक कमेंट कीजिएगा, फिर मैं जाऊंगा राजेश जी के पास, उसके बाद में जवाब संजीव मिश्रा जी से। कपिल जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको यह कह दूं कि देखिए, योगी सरकार और योगी सरकार की पुलिस पहले ही से डिफेंस की वकील बन चुकी है। जो प्ली जो है वो चार्जशीट के बाद जब मामला ट्रायल होता है और जो बचाव पक्ष का वकील रहता है अपने क्लाइंट के लिए, वो सारे बचाव तो योगी सरकार खुद ही ले रही है और उनकी पुलिस खुद ही ले रही है। संजीव मिश्रा जी खुद ही ले रहे हैं। तो आप इनसे न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अब इनसे न्याय की उम्मीद इसलिए भी नहीं की जा सकती है कि यही सारे तर्क डॉक्टर कफील खान के एनएसए पे भी लिया करते थे। लेकिन जब हाई कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई है, योगी सरकार के गाल पे एक चाटा रखा है, उसके आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पर सरकार का कंट्रोल नहीं है? पुलिस प्रशासन पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। पुलिस प्रशासन की टीम के मुंह में जो कुछ आता है बक दें। आप ये कहना चाह रहे हैं पुलिस प्रशासन पर इस सरकार का कंट्रोल ही नहीं? ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है, कुछ भी कर रही है। कपिश जी, जबार भाई, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि योगी सरकार अनुभवहीन सरकार है। योगी जी केवल निर्भर कर गए अधिकारियों के ऊपर और उन्हें अपने वक्त की तंगी से मैं जल्दी 2 कमेंट लूंगा। वक्त की तंगी है, जैसा कि ऐश्वर्या अवस्थी जी ने कहा कि कैसे अधिकारियों के मुंह से निकल जाते हैं, अधिकारियों की जबान कैसे फिसल जाती है। और मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा कपिल श्रीवास्तव जी, शायद आपको तल्ख लगे, खराब लगे, ये ऐसे ही बोल निकल जाए मानो का। बहुत शुक्रिया कपिल श्रीवास्तव जी, संजय मिश्रा जी और ऐश्वर्या जी और राजेश जी, आप सब लोगों ने वक्त निकाला R9 टीवी के माध्यम से। दरअसल हम इस चर्चा के जरिए समझने की कोशिश कर रहे थे